कल्पना कीजिए, चारों तरफ एकदम चकाचौंध है, बैंड बाजी की बहुत तेज आवाज है और आसमान में गूंजती हुई आतिशबाजी। एकदम टिपिकल शादी का माहौल। बिल्कुल, सैकड़ों लोग जश्न में डूब कर नाच रहे हैं। एक ऐसा माहौल जहां हर कोई खुद को पूरी तरह सुरक्षित मानता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही शोर और चकाचौंध एक कातिल के लिए सबसे बेहतरीन कवर बन जाए। ये सोचना भी बहुत खौफनाक है ना? मतलब एक ऐसा पर्दा जो एक 22 साल के दूल्हे की हत्या को पूरी तरह छुपा ले। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे ही दिल दहला देने वाले मामले की परतों को खोलने जा रहे हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट्स और तथ्य हैं वो एक शादी के दिन हुई उस भयानक त्रासदी का विवरण देते हैं जिसने जश्न को पल भर में मातम ने बदल दिया। चलिए इस मामले की परतों को खोलते हैं। देखिए, ये तस्वीर जितनी डरावनी है ना, उससे कहीं ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाली है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि सामाजिक आयोजनों में, खास तौर पर शादियों में, एक अलिखित नियम होता है कि यहाँ केवल खुशियां मनाई जाएंगी। हाँ, मतलब पुराने से पुराने विवादों को भी शादी वाले दिन के लिए किनारे रख दिया जाता है। एकदम सही। इसे एक तरह का सेफ स्पेस या सुरक्षित दायरा माना जाता है। लेकिन इस घटना में उसी सुरक्षित दायरे को एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत अपराध स्थल में तब्दील कर दिया गया। और यही बात इस पूरे मामले को इतना रोंगटे खड़े कर देने वाला बनाती है। हमारी आज की इस चर्चा का मिशन सिर्फ एक अपराध की हेडलाइन पढ़ना नहीं है। हम उन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारणों को समझना चाहते हैं जो इस तरह की घटना को मुमकिन बनाते हैं। बिल्कुल, हमें इसकी गहराई में जाना होगा। तो चलिए सीधे उस रात के घटनाक्रम पर चलते हैं। दूल्हा, जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, अपनी बारात के साथ आगे बढ़ रहा था। भीड़ अपने चरम पर थी और तभी बहुत ही करीब से, जिसे हम पॉइंट ब्लैंक रेंज कहते हैं, उस पर गोली चलाई जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। हाँ, मतलब ये कोई दूर से चलाया गया निशाना नहीं था। हमलावर बिल्कुल उसके पास खड़ा था। बारात जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर, जहाँ हर कोई एक दूसरे को देख रहा होता है, कोई इतने करीब आकर गोली कैसे मार सकता है? यहीं से इस अपराध की जटिलता शुरू होती है। हाँ, देखिए, एक बारात के बीचों बीच किसी की हत्या करना कोई आवेग में उठाया गया कदम नहीं हो सकता। हाँ। ये कोई ऐसा विवाद नहीं था जहां अचानक बहस हुई और गोली चल गई। तो मतलब ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड था। 100%। जब हम इस तरह की घटनाओं का विश्लेषण करते हैं, हाँ। तो पाते हैं कि हमलावर ने बारात की उस अफरा तफरी को अपने फायदे के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। एक बारात में भारी सेंसरी ओवरलोड होता है। अच्छा, सेंसरी ओवरलोड यानी हमारी देखने और सुनने की क्षमता का एक साथ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना। बिल्कुल। डीजे या बैंड का शोर 100 डेसिबल से ऊपर होता है, जो किसी भी बंदूक के चलने की आवाज को दबाने के लिए काफी है। अरे हाँ, और आतिशबाजी की आवाजें भी तो होती हैं उस वक्त। सही कहा। ऐसे माहौल में अगर एक गोली चलती भी है तो आसपास के लोगों को पहले कुछ सेकंड तक यही लगता है कि शायद कोई पटाखा फूटा है। इसके अलावा रात के अंधेरे में अचानक चमकने वाली तेज रोशनियां लोगों की आंखों को चकाचौंध कर देती हैं। हमलावर को बहुत अच्छे से पता था कि उस समय हर किसी का ध्यान बटा हुआ होगा। ये तो बिल्कुल एक जादूगर के मिसडायरेक्शन या ध्यान भटकाने की कला की तरह लग रहा है। हाँ, काफी हद तक वैसा ही है। जब सबकी नजरें किसी एक बड़ी चीज पर टिकी होती हैं, जैसे आतिशबाजी या दूल्हे के नाचने पर, तो उसी ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाकर असली खेल कर दिया जाता है। लेकिन इस पूरे मिसडायरेक्शन में एक बात मुझे बहुत खटक रही है। वो क्या? इतनी बड़ी भीड़ में इतनी आसानी से घुल मिल जाना, दूल्हे के इतने करीब पहुंचना और फिर बिना किसी की पकड़ में आए गायब हो जाना, ये तो सिर्फ उसी के लिए संभव है जिसे वहां होने का एक तरह से अधिकार प्राप्त हो। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं, क्योंकि एक बाहरी व्यक्ति जिसका उस शादी से कोई लेना देना न हो, वह दूल्हे के इतने करीब पहुंचने पर तुरंत शक के घेरे में आ जाएगा। हाँ, शादी में मौजूद लोग अजनबियों को जल्दी पहचान नहीं लेते हैं। अरे ये कौन है, किस तरफ से आया है, ऐसे सवाल उठते हैं। बिल्कुल उठते हैं। लेकिन इस मामले में जो रिपोर्ट्स हमने देखी हैं, वो एक बेहद चौंकाने वाले तथ्य की ओर इशारा करती हैं। मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि दुल्हन का ही एक रिश्तेदार है। बाप रे, यहाँ से ये मामला वाकई बहुत दिलचस्प और गहरा हो जाता है। ये तो एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। हाँ, ये बहुत बड़ा झटका था सबके लिए। मतलब वो कातिल उससे परिवार का हिस्सा था जिसके साथ दूल्हे का परिवार रिश्ता जोड़ने जा रहा था। उसे उस माहौल में एक स्वाभाविक एक्सेस मिला हुआ था। कोई भी व्यक्ति अपनी ही दुल्हन के किसी रिश्तेदार को देखकर ये थोड़ी ना सोचेगा कि उसके इरादे जानलेवा हो सकते हैं। कभी नहीं सोचेगा। उसने उस भरोसे का फायदा उठाया जो दो परिवारों के बीच बन रहा था।
इसे हम सोशल कैमोफ्लेज यानी सामाजिक छलावे का सबसे खतरनाक रूप कह सकते हैं। सामाजिक छलावा, ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठता है इस पर। देखिए, जब खतरा आपके अपने घर या परिवार के भीतर से ही पैदा हो जाए तो सुरक्षा का हर पैमाना टूट जाता है। आप बाहर से आने वाले दुश्मनों के लिए तो दरवाजे बंद कर सकते हैं, ताले लगा सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही उस घर के अंदर बैठा है उससे कैसे बचेंगे? बिल्कुल, यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। एक रिश्तेदार इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगा? जो रिपोर्ट्स हैं उनमें हत्या के संभावित कारणों में शादी का विरोध, जैसे लव मैरिज या अंतरजातीय विवाह, पुरानी दुश्मनी या तथाकथित ऑनर यानी इज्जत का मामला बताया गया है। हाँ, ये तीनों ही कारण हमारे समाज में अक्सर देखे जाते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इस ऑनर वाले पहलू को ही लें तो ये एक अजीब विरोधाभास लगता है। विरोधाभास कैसे? जरा समझाइए। देखिए, जिस परिवार की इज्जत बचाने के लिए वो व्यक्ति हत्या कर रहा है, उसी हत्या के कारण वो परिवार हमेशा के लिए समाज में एक अपराधी के रूप में जाना जाएगा। उनकी बहन या बेटी की शादी हमेशा के लिए एक मातम के रूप में याद रखी जाएगी। ये तो है। तो इसमें इज्जत कहाँ बची? ये इज्जत नहीं है, ये तो एक तरह का अंधापन है। क्या प्यार करना या अपनी मर्जी से शादी करना इतना बड़ा अपराध बन जाता है कि बात जान लेने तक पहुंच जाए? ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। असल में जब हम सामाजिक मनोविज्ञान के नजरिए से ऑनर या झूठी शान की बात करते हैं ना, तो इसका सार्वजनिक सम्मान या प्रतिष्ठा से बहुत कम लेना देना होता है। अच्छा, तो फिर असली वजह क्या होती है? इसका सीधा संबंध सत्ता और नियंत्रण से है। हमारे पितृसत्तात्मक ढांचे में परिवार के कुछ सदस्यों को लगता है कि परिवार के युवा, विशेषकर महिलाएं, उनकी संपत्ति की तरह हैं। यानी उनका मानना है कि महिलाओं के फैसले उनके अपने नहीं हो सकते। ये तो एक तरह का ओनरशिप मॉडल हो गया। एकदम सही। जब एक युवक और युवती अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनते हैं, खासकर अगर वो जाति या धर्म की उन सीमाओं को तोड़ते हैं जो समाज ने तय की हैं, तो परिवार के वर्चस्व वाले सदस्यों को ये सिर्फ एक शादी नहीं लगती। तो उन्हें ये क्या लगता है? एक बगावत? बिल्कुल, उन्हें ये अपनी उस सामाजिक पदानुक्रम या सोशल हायरार्की पर एक सीधा हमला लगता है जिसे उन्होंने सालों से कायम रखा है। वे इसे अपने अधिकार की खुली चुनौती मानते हैं। इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं था, उसे इसलिए मारा गया क्योंकि वो उस नियंत्रण के टूटने का प्रतीक बन गया था। हाँ, उस हमलावर के नजरिए से दूल्हे की हत्या उस टूटे हुए नियंत्रण को वापस हासिल करने का एक बहुत ही विकृत तरीका था। उसे ये साबित करना था कि परिवार के फैसले के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। बाप रे, ये कितनी खौफनाक सोच है। यही कारण है कि ये घटना किसी अंधेरी गली में छुपकर नहीं की गई, बल्कि सबके सामने शादी के बीचों बीच अंजाम दी गई। ये एक स्टेटमेंट था, एक संदेश जो पूरे समाज को दिया जा रहा था। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर वो व्यक्ति इतना ही बड़ा संदेश देना चाहता था, तो क्या उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक बार ट्रिगर दब गया तो उसका अपना जीवन भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? यही तो टनल विजन है। मतलब कानूनी तौर पर उसे सजा मिलेगी, वो जेल जाएगा। क्या अहंकार इतना बड़ा हो सकता है कि इंसान अपना ही भविष्य दांव पर लगा दे? देखिए, अहंकार जब चरम पर होता है ना, तो वो टनल विजन पैदा करता है। टनल विजन यानी इंसान को सिर्फ अपना एक ही लक्ष्य दिखाई देता है और आसपास के परिणाम नजर आना बंद हो जाते हैं। जैसे घोड़े की आंखों के दोनों तरफ पट्टियां लगा दी जाती हैं, वैसा कुछ? बिल्कुल वैसा ही। उस पल में उस व्यक्ति के लिए अपनी उस तथाकथित सत्ता को बचाना इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि उसके लिए उम्र कैद या अपने ही परिवार की तबाही बहुत छोटी लगने लगी। वो किसी भी कीमत पर उस शादी को रोकना चाहता था। ये सुनकर ऐसा लगता है कि हम एक आधुनिक युग में रहते हुए भी कितनी पुरानी और खतरनाक मानसिकताओं के साथ जी रहे हैं। बेचारे दूल्हे ने शायद सोचा होगा कि चलो पहले विरोध था, लेकिन अब बात बारात और शादी के मंडप तक पहुंच गई है, तो शायद परिवार मान गया है। हाँ, ये बहुत आम बात है। अक्सर जोड़ों को ये झूठी तसल्ली दी जाती है कि शादी हो जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। वही तो, उसने उम्मीद की होगी कि जश्न के इस शोर में पुरानी कड़वाहट भी कहीं बह जाएगी। और यही इस त्रासदी का सबसे दुखद पहलू है। ये धारणा के समय के साथ परिवार वाले मान जाएंगे, इस घटना में पूरी तरह से गलत साबित हुई। ये दिखाता है कि नफरत और नियंत्रण की चाहत रातों रात खत्म नहीं होती, बल्कि वो मौके की तलाश में शांत बैठी रहती है। बहुत ही डरावनी सच्चाई है ये।
खैर, अब जब हमने इस अपराध के पीछे की मानसिकता और उसे अंजाम देने के तरीके को समझ लिया है, तो एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल सामने आता है। जी बताइए। अब व्यवस्था यानी पुलिस और कानून इस पर क्या कर रहे हैं, और उससे भी बड़ा सवाल, वे इसे सुलझाएंगे कैसे? रिपोर्ट्स बताती हैं कि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, छापेमारी चल रही है और परिवार और गवाहों से पूछताछ हो रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक और कानूनी चुनौती है। आप चुप्पी की दीवार या वॉल ऑफ साइलेंस की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब अपराध परिवार के भीतर होता है तो गवाह भी उसी परिवार के होते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी अड़चन होती है जांच में। अगर मुख्य आरोपी दुल्हन का रिश्तेदार है, तो जिन लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है, उनमें से कई उस आरोपी के भी रिश्तेदार होंगे। एक चाचा या ताऊ के लिए ये चुनना कितना मुश्किल होगा कि वो अपनी भतीजी के मृत पति को न्याय दिलाएं या अपने ही एक दूसरे भतीजे को जेल भेजें। क्या ऐसी स्थिति में लोग सच बोलते हैं? आपराधिक न्याय प्रणाली के सामने ये सबसे बड़ी बाधा होती है। ऐसे मामलों में गवाहों की वफादारी पूरी तरह से बट जाती है। तो ऐसे में परिवार वाले क्या करते हैं? कई बार परिवार के बड़े बुजुर्ग बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं। उनका तर्क होता है कि एक जान तो चली गई, अब परिवार के दूसरे सदस्य को फांसी पर क्यों चढ़ाना? अरे ये तो बहुत गलत तर्क है। गलत है, लेकिन समाज में ऐसा ही होता है। इस दबाव में जो लोग घटना के चश्मदीद होते हैं, वे अचानक अदालत में जाकर या पुलिस के सामने अपनी बात से पलट जाते हैं। इसे कानूनी भाषा में हॉस्टाइल विटनेस होना कहते हैं। यानी जो गवाह कल तक कह रहा था कि हाँ मैंने उसे गोली चलाते देखा, वो अचानक कह देता है कि मुझे कुछ याद नहीं, उस समय बहुत अंधेरा था। बिल्कुल यही होता है। जब परिवारिक गवाह और आरोपी दोनों से जुड़ा हो तो सच को दबाने की कोशिशें बहुत सुनियोजित तरीके से होती हैं। तो फिर ऐसे मामलों में जांच आगे कैसे बढ़ती है? मेरा मतलब है, अगर हर कोई चुप हो जाए या झूठ बोलने लगे, तो पुलिस इस चुप्पी की दीवार को तोड़ती कैसे है? यहीं पर पुलिस की जांच का तरीका गवाहों से हटकर साइंटिफिक एविडेंस या वैज्ञानिक सबूतों की तरफ मुड़ जाता है। क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है, परिवार मुकर सकता है, लेकिन विज्ञान झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल, इंसान बिक सकता है, डर सकता है, लेकिन डेटा नहीं। सबसे पहला कदम होता है टावर डंपिंग। टावर डंपिंग, इस प्रक्रिया को थोड़ा आसान भाषा में समझाइए, ये कैसे काम करती है? टावर डंपिंग का मतलब है कि पुलिस उस इलाके के मोबाइल सेल टावर का पूरा डेटा निकालती है, ताकि ये पता चल सके कि घटना के वक्त उस टावर के दायरे में कौन कौन से मोबाइल फोन सक्रिय थे। अच्छा, तो उस इलाके के सभी फोन नंबर्स उनके पास आ जाते हैं? हाँ, फिर हजारों नंबरों में से पुलिस उन नंबरों को फिल्टर करती है जो संदिग्ध के हो सकते हैं। अगर आरोपी का फोन वारदात के समय उस जगह की लोकेशन दिखा रहा है और वारदात के तुरंत बाद वो लोकेशन तेजी से शहर के बाहर की तरफ जाती दिखती है, तो ये एक बहुत बड़ा डिजिटल सबूत बन जाता है। क्या बात है, इसे तो अदालत में झुटलाया भी नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही प्रभावशाली तकनीक है। यानी आरोपी भाग तो सकता है, लेकिन उसका डिजिटल फुटप्रिंट उसका पीछा करता रहता है। सही कहा। इसके अलावा पुलिस फैमिली ट्री या परिवार के ढांचे की मैपिंग करती है। वे ये समझने की कोशिश करते हैं कि परिवार में सत्ता किसके पास है और कौन ऐसा सदस्य है जो हाशिए पर है। हाशिए पर मतलब? जिनकी परिवार में ज्यादा नहीं चलती। हाँ, अक्सर ऐसे मामलों में पुलिस परिवार के उस सदस्य की पहचान करती है जो आरोपी के व्यवहार से पहले से ही परेशान हो या जिसका परिवार के बाकी लोगों से कोई पुराना मनमुटाव हो। पुलिस उन कमजोर कड़ियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है क्योंकि उन्हें तोड़ना आसान होता है। ये बिल्कुल शतरंज के खेल जैसा है, जहाँ पुलिस को ये खोजना होता है कि कौन सा मोहरा सबसे पहले अपनी जगह छोड़ेगा। और फॉरेंसिक सबूतों की भी तो इसमें बड़ी भूमिका होगी। बहुत बड़ी भूमिका होती है, जैसे गन शॉट रेजिड्यू, जिसे GSR कहते हैं। ये GSR क्या होता है? जब कोई व्यक्ति इतने करीब से गोली चलाता है तो बारूद के छोटे छोटे कण उसके कपड़ों और हाथों पर चिपक जाते हैं। अच्छा, तो वो धोखे से मिटते नहीं है जल्दी? इतनी आसानी से नहीं। अगर पुलिस आरोपी को जल्द पकड़ लेती है तो ये कण उसके अपराध की पुष्टि कर देते हैं। इसके अलावा बैलिस्टिक जांच होती है, जहां मौके से मिली गोली को बरामद किए गए हथियार से मैच किया जाता है। तो जब पुलिस इन ठोस सबूतों के साथ अदालत में जाती है तो परिवार के किसी गवाह के मुकरने के बावजूद मामला मजबूत बना रहता है। एकदम सही। और पुलिस को सिर्फ हत्या ही साबित नहीं करनी है, बल्कि ये भी साबित करना है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति बारात में हथियार लेकर पहुंचा है और जिसने भागने का रास्ता पहले से तय कर रखा है, वो कोई अचानक आए गुस्से में अपराध नहीं कर रहा। बिल्कुल। पुलिस को अदालत में वो मोटिव या मकसद स्थापित करना होगा जिसकी हमने अभी चर्चा की, यानी नियंत्रण और झूठी शान।
अगर ये साबित हो जाता है कि हत्या पूरी तरह से पूर्व नियोजित थी, तो कानून की नजर में ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी की तरफ भी जा सकता है, जहां सजा बहुत गंभीर होती है। ये पूरा मामला वाकई में कई स्तरों पर झकझोर कर रख देने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है। एक तरफ हमारे पास वो तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया है जो न्याय सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ वो गहरी सामाजिक खाई है जो ऐसे अपराधों को जन्म देती है। हमने शुरुआत एक जश्न के माहौल से की थी, तेज संगीत, आतिशबाजी और एक 22 वर्षीय दूल्हे के सपने जो पल भर में खत्म हो गए। हाँ, हमने देखा कि कैसे उसी शोर को एक ढाल बनाकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से हत्या को अंजाम दिया गया। और हमने ये भी समझा कि कैसे यह हमला किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उस व्यक्ति ने किया जिसे शादी में एक स्वाभाविक जगह मिली हुई थी। उस एक्सेस ने पूरी सुरक्षा को खोखला कर दिया। बिल्कुल, हमने उस खतरनाक मानसिकता को भी डिकोड किया जो इज्जत या ऑनर के नाम पर सिर्फ अपनी सत्ता और नियंत्रण को बचाना चाहती है। ये मानसिकता इतनी गहरी हो सकती है कि वह एक इंसान की जान लेने और अपने ही परिवार को बर्बाद करने में कोई संकोच नहीं करती। और अंततः हमने पुलिस की जांच की उन जटिलताओं को भी देखा, जहां उन्हें परिवार की उस चुप्पी की दीवार को तोड़ने के लिए डिजिटल सबूतों का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, गवाहों के बजाय टावर डंपिंग, फोरेंसिक और पारिवारिक कमजोर कड़ियों का सहारा। ये सभी पहलू मिलकर इस घटना को सिर्फ एक हत्या के मामले से कहीं आगे ले जाते हैं। सही कहा आपने। ये हमारे सामाजिक ताने बाने में मौजूद उस विरोधाभास का जीता जागता उदाहरण है, जहां हम एक तरफ तो आधुनिकता की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विशेषकर विवाह के मामलों में आज भी सामंती सोच से बंधे हुए हैं। बिल्कुल, ये चर्चा कई ऐसे सवाल खड़े करती है जो आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक ऐसा समाज जो प्रेम और मिलन को एक उत्सव के रूप में देखने का दावा करता है, वो अचानक इतना हिंसक कैसे हो जाता है? ये सोचने वाली बात है। आज के इस गहन विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। ये विचार उस विरोधाभास पर आधारित है जिसे हमने आज पूरे समय महसूस किया। हम हमेशा ये मानते आए हैं कि शादियां दो परिवारों और दो दिलों को जोड़ने का सबसे पवित्र जरिया है। हम इस जुड़ाव का जश्न मनाते हैं। हाँ, ये हमारे समाज का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है। लेकिन जब यही शादियां नियंत्रण का औजार बन जाएं, जब ये झूठी शान, ऑनर और अहंकार के खूनी युद्ध के मैदान में तब्दील हो जाएं, तो क्या हमें रुककर ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे समाज के नियम असल में किसका जश्न मना रहे हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या हमारी परंपराएं वाकई दो लोगों के प्रेम को स्वीकार कर रही हैं,